जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमारे साथ फिर से बात करने के लिए मौजूद हैं कॉमेडी के बादशाह सुनील पाल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा मौका दिया द अबीर खान शो में आने का। आपके शो की बहुत चर्चा है, हर तरफ कलाकार जो है एक ही बात मुझसे पूछ रहे कि तुम गए थे क्या वहाँ द अबीर खान शो में। मैं नहीं गया। ओहो, एक बार आमिर खान शो में मत जाओ लेकिन अबीर खान शो में जाओ। तो मैं आ गया हूँ और आपके बीच में बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, लव यू। आपने आमिर खान साहब की बात की है। अभी जो बॉयकॉट हुआ है उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का, उसमें आपने कई जगह टिप्पणियां दी हैं बॉलीवुड में। क्या आप खुद भी उनका बॉयकॉट करते हैं? ऐसा क्यों, जबकि आप खुद एक कलाकार हैं? देखिए, बॉयकॉट जो है, बॉयकॉट शब्द जो है वो तो चलता रहेगा और चलता रहा है और चल रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं आमिर खान साहब की बात कर रहा हूँ, मैं आमिर खान साहब की बहुत सारी फिल्मों का फ़ैन हूँ। राइट फ्रॉम कयामत से लेके यादों की बारात से लेके अब तक जितनी फिल्में बनी हैं उसमें बहुत सारी फिल्मों का फ़ैन हूँ मैं। चाहे लगान ले लो, चाहे तारे ज़मीन पे ले लो, चाहे 3 इडियट ले लो। लेकिन लाल सिंह चड्ढा बहुत बुरी फिल्म है। उन्होंने बहुत बुरी फिल्म बनाई है। उन्हें ऐसी बुरी फिल्मों से बचना चाहिए, वरना वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम पर मशहूर हो जाएंगे और उन्हें अपनी ऑडियंस से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप कहानी ऐसी सिलेक्ट कीजिए जो आप, मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनको कहानी का भी बड़ा सेंस है, बहुत अच्छी अच्छी कहानी से। तो और अगर फिल्म जब पसंद नहीं आती लोगों को तो फिर बॉयकॉट जो ट्रेंड है वो सोने पे सुहागा फ्लॉप होने की तरफ आपको और नीचे दबाता है। और अगर आपकी कहानी अच्छी है, फिल्म अच्छी है, तो बॉयकॉट ट्रेंड आपको हिट की तरफ ले जाता है। बॉयकॉट अच्छी चीज़ है। बॉयकॉट ऐसी चीज़ है जैसे आपके घर में पत्नी हो, पत्नी अगर आपको साथ देने पे आ जाए तो आपको अंबानी बना दे, वरना गड़बड़ कर दे, नादानी बना दे या कुछ चौकीदार बना दे आपके लिए। राजू श्रीवास्तव साहब हॉस्पिटल में हैं, उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है जी। कितने खुश हैं इस बात को लेकर? बहुत खुश हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हम सब की प्रार्थना सुने। एक कॉमेडियन जो इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि मुझे हम सबको पूरा विश्वास है कि ये बाजी वो जीत जाएंगे, हम सब की दुआ है। क्योंकि अपना राजू भाई ने अपनी शुरुआत स्ट्रगल से की है, बुरे से बुरा समय देखा है और हर जंग में वो जीते। तो मुझे लगता है कि ये भी जंग जीत जाएंगे और जल्द से जल्द हमारे बीच में। लेकिन सुधार बहुत है और बहुत परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन जो है वो ऊपर वाला सुन रहा है और ऊपर वाला जानते हुए कर रहे हैं कि भैया बहुत हो गया वेंटिलेटर, अब इन्हें दो हमारे प्यार मोहब्बत का लव लेटर। क्या बात है, क्या बात है। आजकल फिल्मों में गाली गलौज का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है। आपकी फिल्म आ रही है गाली गलौज, कितनी गालियां हैं उसमें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने अबीर भाई। इस फिल्म में गालियां ही नहीं है, गाली गलौज ही नहीं है। टाइटल गाली गलौज है पर गाली गलौज ही नहीं है, क्योंकि जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन है, वैसे हमारी फिल्म में गाली गलौज विलन है। हमारी फिल्म ये कहती है, दर्शाती है कि चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई भी पब्लिक मंच हो, उस पर हमें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पूरा समूह आपको बैठ के सुन रहा है, हर आदमी अपने परिवार के साथ देख रहा है। तो आपके अंदर एक सेल्फ सेंसर होना चाहिए, एक शर्म होनी चाहिए, एक हया होनी चाहिए कि आप दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं। और दुख तो इस बात का होता है जब बड़े बड़े नामचीन कलाकार, पर्सन लाइक मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, गहलोत, ऐसे कलाकार जब OTT पर आकर गाली गलौज करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग तो इस मुकाम पर हो, स्ट्रगलर तो हो नहीं, आप इस मुकाम पर हो कि उस चीज़ को, उस डायलॉग को बदल सकते हो। कहते ना कई बार कि मैंने इस सीन को ऐसा कर, खुद ही बोलते हैं ये लोग। भैया जैसे फिल्म बनी थी, जब इस सीन को मैंने सुना तो मैंने कहा इसको ना बढ़िया तरीके से ऐसा जमा देते, ऐसा कर देते। माँ कसम, जब यह सीन मेरे सामने आया, माँ कसम मैंने कहा कि इसको माँ बहन और भाई चाचा काका मामा शानदार जबरदस्त जिंदा, जब तक बदलेंगे नहीं तब तक शूट करेंगे नहीं। ये सब बात करते हो अब, जब इंटरव्यू में बोल वचन करते हो जी, तो वहाँ आपकी मति मारी जाती है। या पैसे के आप इतने गुलाम हो चुके हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यही वजह, आज जो बाइकआउट की बात करें ना, बाइकआउट नहीं हुआ, ऑडियंस आपसे पक चुकी है। ऑडियंस आपकी बदतमीजी से इतनी हैरान और परेशान हो गई है कि ऑडियंस सोचती है समझते क्या हमें यार, ये मतलब क्या कर रहे हैं। गाली तुम देंगे, हम परिवार साथ में देखेंगे, गंदगी तुम देखोगे, हम देंगे। अब ये लड़कियां जो माँ बनने वाली है वो नेकेड होकर फोटो खिंचवा रही है, तो ये तो मातृत्व का अपमान है ना।
हम भारत को माँ कहते हैं, अपने देश को माँ कहते हैं। माँ का कितना बड़ा सम्मान है, कितना बड़ा रुतबा है। आप माँ बनने जा रही है, हमारा सम्मान, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम आपके मातृत्व का सम्मान करते हैं। लेकिन आप खुद ही अपमान करने पर आए हो तो पब्लिक चिढ़ जाती है। पब्लिक बुरा लॉकडाउन में बुरा हाल भुगत रही थी और ये छुट्टियां मना रहे थे, और छुट्टियां भी ऐसा मना रहे और सेल्फी खींच के ऐसा डाल रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि हमें हमारे दुख दर्द से इनको कुछ लेना देना है कि नहीं। तो जब पब्लिक चिढ़ जाती है तो पब्लिक ने दिखा दी अपनी ताकत कि भैया हम से आप हो, आपसे हम नहीं है। और देखो आज थिएटर जो है एकदम खाली पड़े, फिल्में काम ही नहीं कर रही है। सुधर जाइए, समझ जाइए, दर्शकों का सम्मान कीजिए, क्योंकि भैया यही हमारे अन्नदाता है और यही हमारे अन्नदाता है। ये भीड़ नहीं, ये लीड है, ये क्राउड नहीं, ये प्राउड है। यही हमारे लिए वीआईपी है और यही वीवीआईपी है। तो इनका जितना इनसे प्यार करेंगे उतना आपसे। आप देखिए अमिताभ बच्चन से लोग कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा जी, आज भी लोग दीवाने उनके। भर भर के यूट्यूब पर आप देखिए इनके लाइक्स, हर तबका जो है इनको प्यार करता है। तो इनका सम्मान करो, इनके लिए अच्छा काम करो, मेहनत करो, अच्छी कहानी डाल। अपने मन मुताबिक कोई भी कहानी डाल दी, मम्मी कहती है, पेट तो भर जाना है, अरे क्यों कर रहे हो ये सब चीजें, बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हो? लेकिन आज का यूथ उसे देखना चाहता है, तो फिर कहानी क्यों नहीं देख रहा है? भाई देखिए सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखाई देती है ना यूथ के द्वारा, वो सच्चाई नहीं है। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्मों को कचरा की तरह इस्तेमाल किया, मतलब देखने तक नहीं गए लोग। यानी आपका कहने का मतलब ये है, ये भी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी का स्टंट है। आज जो आप बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, हाँ। उन्होंने अपने फोटोग्राफ हाँ बिल्कुल लोगों को दिखाए, खिंचवाए। आपका इशारा समीरा रेड्डी की तरफ है क्या? समीरा रेड्डी हो गई, विपाशा बासु है, मेरे ख्याल से एक दो लड़की ने और भी किया है। तो ये इतने नादान तो है नहीं। दुनिया भर को आप कलाकार के बारे में कहते हैं कि दुनिया की टेंडेंसी समझ के आप वहाँ पर पहुँचे हो, तो आपको पता तो है कि अगर मैं ऐसा करूँगी या इस तरह का काम करूँगी तो क्या रिस्पांस मिलेगा। इसका मतलब आप जानबूझ के नेगेटिव पब्लिसिटी चाहते हैं, क्योंकि आपका करियर खत्म हो गया है एज एन एक्ट्रेस। अब आप शादी कर ली, अब माँ भी बनने वाली है। तो हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, भगवान करे आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, अच्छा काम करे, अच्छा नाम करे, लेकिन आप खुद ही नहीं सम्मान कर रहे हो, तो लोग फिर आपको भला बुला कहेंगे। फिर तो ट्रेंड में रहने के लिए आजकल क्या हो गया, जैसे एक बहुत बड़े शायर का शेर था कि हर वक्त चश्मे खरीदार में रहने के लिए जी आदमी नंगा हो गया अखबार में रहने के लिए। मतलब ग्राहकों की नज़र में रहने के लिए, चश्मे खरीदार में नज़रों में रहने के लिए, ऑडियंस की नज़र में रहने के लिए तुम नंगा ही पे उतरा हो। एक हीरो है वो नंगा सो रहा है, अबे क्या हो गया, तुमको पगला गए तुम, क्या हो गया? और तुम यही तो फिर ऑडियंस क्यों नहीं चिढ़ेगी मुझे बताइए? बार बार बोलते कि आप हमें हमारी फिल्म अगर नहीं देखने आएंगे तो भी हमें चलेगा तो फिर चलाओ, बिना ऑडियंस की फिल्म चलाओ। मतलब आप थिएटर के हॉल तो छोड़ो, आपके घर के हॉल में भी मक्खियां नहीं भिन आएगी अगर आप ऐसा मतलब जिस चेहरे पे मक्कारी श्रृंगार करती है, जिस चेहरे पे मक्कारी श्रृंगार करती है, उस पे गंदी मक्खी भी बैठने से इनकार करती। क्या बात है, क्या बात है। सुना है इस बार बिग बॉस का हिस्सा सलमान खान नहीं होंगे, तो आप देखना पसंद करेंगे बिना सलमान खान के बिग बॉस को? देखिए बिग बॉस तो मैंने पहले भी कभी देखा नहीं जी, बीच में कहीं अगर दिख गया तो ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस कोई टैलेंट का शो तो है नहीं। आपको नहीं बुलाया गया कभी? मुझे 2-3 बार बुलाया गया, लेकिन 1-2 बार तो मैं जब एहसान कुरैशी गए थे तो उससे पहले मुझे बुलाया गया था, तो मैं किसी काम में बिजी था, कुछ बजट वगैरह को लेकर बात नहीं, तो फिर एहसान जी चले गए थे। सेकंड टाइम कुछ था, फर्स्ट से लेकर 2-3 बार मुझे फॉलो किया गया। एक बार तो फिर मेरी बात बन गई उनके साथ में, हम लोग ऑफिस में बैठे जैसे आप लोग बैठे, तो फिर वहाँ पे 2-3 लोग ऐसे बैठ के, जैसे यही मंजर था, सुनील जी हम आपको बिग बॉस में भेज रहे हैं, तो बताइए आप क्या क्या करेंगे वहाँ पर? बोला क्या क्या करेंगे मतलब? मैं नेचुरल जैसा हूँ वैसा जाऊँगा, मुझे गुस्सा आएगा तो गुस्सा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मन करेगा तो गाना गाने का मन करेगा तो गाना गाऊंगा, जैसा नेचुरल वे में आदमी होता है। टीआरपी के लिए उसके लिए पागलपन की हरकत नहीं करूँगा मैं। अच्छा
ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब आप मानते हैं कि वो बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड है? जबरदस्त स्क्रिप्टेड है, बल्कि स्क्रिप्टेड ही है, क्योंकि वो अगर स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती है तो लेकिन उसको तैयार करके वैसे भेजा जाता है जी। कि आपको वहाँ क्या करेंगे मुझे बताइए। सिचुएशन जो है घर की वो इस तरह से बना दी जाती तो है। आप मुझे बताइए, पहले ही फर्स्ट आप देखिएगा, नोट माय पॉइंट, पहले ही एपिसोड में झगड़ा क्यों होता है? फर्स्ट एपिसोड में इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं ये कि पहले एपिसोड में झगड़ा कर देंगे। इनका प्रोमो चलता है पहले ही एपिसोड का कि जिसमें झगड़ा दिख रहा है। ये भले ये बिग बॉस आके बोलता है कि हमारे यहाँ पे हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, जी। गाली गलौज के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन अंदर से ये लोग चाहते कि हिंसा हो, गाली गलौज, वरना फिर वो शो की टीआरपी ही है ना, झगड़ा हो, मस्ती हो, ये हो, तभी तो लोग या अफेयर, मतलब जो भी उल्टी सीधी हरकत, कोई सीधी हरकत नहीं, सब उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो काम चलेगा, वरना उनका नुकसान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शो में है, मैं किसी शो का बुरा नहीं करूँगा या बुरा नहीं बोलूँगा कि नहीं चलना चाहिए या कोई फिल्म नहीं चलनी चाहिए, लेकिन हरकतें इनकी ऐसी है ना कि इसमें बरकत, जैसी हरकत वैसी बरकत ऊपर लगा कि अच्छी चीज़ रखो, अच्छा काम करो। अब देखिए सारेगामा जो है, इंडियन आइडल, कॉमेडी के शो लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसमें मेहनत और टैलेंट दिखता है। ये प्रोग्राम कोई टैलेंट का नहीं है। इसके पहले लॉकअप आया था, वो भी कोई टैलेंट का शो नहीं है। टैलेंट की वजह से अगर आपको अवार्ड मिला, लॉकअप में तो आप गए थे, पहले एपिसोड में गया था, मैंने अपनी बात वहां रखी थी, यही बात रखी थी कि भैया गलत चीजों को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो दोबारा एपिसोड में बुलाया नहीं गया आपको? नहीं, या आप खुद नहीं गए? बोला था उन्होंने कि बुलाएंगे, जी बोले आपको कंगना रनौत के साथ में हम एज एन एंकर जोड़ देते हैं, जी। तो नहीं बुलाया। तो वो समझ गए कि ये गड़बड़ करेगा। तो मैं देखो, मैं यही समझता हूँ कि एज ए कलाकार, अगर मैं कला के फेवर में बोल रहा हूँ तो मैं तो सही हूँ ना। मैं कलंकारों के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, कलाकारों के फेवर में बोल रहा हूँ। वो कलंकार है, वो उनके अंदर कला नहीं है, बकवास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और अपना टीआरपी के चक्कर में चले जा रहे हैं। भाई जैसे मार्केट में भी बेवड़ा है तो गाली गलौज करता है तो लोग उसको देखते हैं, झगड़ा करे तो लोग देखते हैं, वो भी एक टीआरपी है। लेकिन सही सफलता वही है कि अपनी मेहनत से, अपने अच्छे काम से आप एक चैनल बनाओ, एक प्रोग्राम बनाओ, एक फिल्म बनाओ, हम आपके कौन फिल्म बनाओ, बाहुबली बनाओ, भूल भुलैया बनाओ, है ना, चलेगी। पब्लिक अभी भी वेट कर रही है कि अच्छी चीज़ लाओ। बॉयकॉट तो हम अपने गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप ये एक तरह से गुस्सा, ये भी एक प्यार है जी उनके प्रति कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, आप नहीं कर रहे। बॉयकॉट एक रूठने का अंदाज है, बॉयकॉट मतलब रूठना हो गया। अच्छी चीज़ लाइए, फिर जुड़ेगी पब्लिक। सुनील पाल हमेशा किसी न किसी की टांग खींचते रहते हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हो, चाहे वो राजनेताओं से जुड़ा हो। तो यही कारण तो नहीं कि कहीं ना कहीं आपको बाइकआउट करने लगे हैं, बड़े प्रोजेक्ट में आपको क्यों नहीं लेते हैं, जबकि आप देश के एक ऐसे हास्य कलाकारों में आते हैं जो रोते हुए को हंसा सकता है। देखिए आज 17 साल से लाफ्टर चैलेंज जब से हमारे जीवन में आए हैं, जिस वजह से आज हमारी पहचान बनी, जिसके लिए मैं अपने डायरेक्टर पंकज सरस्वत जी का, अपने गुरु जी बी मौजूद साहब का और तमाम मेरे कॉमेडी के जो बड़े कलाकार हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मैं, और मैंने अपनी हर फिल्म में कॉमेडी को, लाफ्टर को और स्टैंड अप कॉमेडी को कहानी का एक हिस्सा रखा है। आज भी मेरा काम चल रहा है मेरे काम से, मैं जो करता हूँ। मुझे शो में बुलाया जा रहा है, मुझे आज अगर आबिर भाई जैसे एक रिस्पेक्टेड पर्सन अगर मुझे बैठा के इंटरव्यू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए काम के जरिए लोग मुझसे प्यार करते हैं। अब वो कहते हैं कि भैया जैसे ग्रुपिज्म आ गया है जी, नेपोटिज्म आ गया है, उसमें क्या होता है कि सुनील पाल को अगर आप बुलाओगे तो उसको उससे अच्छा मैं अपने भतीजे से काम करवा लूँ। लेकिन भाई भतीजा तो सुनील पाल की तरह काम नहीं कर सकता ना। एक कटिंग करके रिटेक करो, नहीं आया दिन भर करते रहो, एक तो टेक अच्छा आएगा। जी भाई आप सेल्फी खिंचवा रहे हो, इधर से खींचते हो, इधर से खींचते हो, 100 खींचते हो और फेसबुक कौन सा डालते हो जो सबसे बेस्ट होता है, जी। और फिर लिखते क्या हो यार अचानक खींच ली और डाल दी। ये नहीं सच बोलोगे कि 1000 के बाद एक डाली है। जी। तो ये कैमरे के पीछे जो जेलेसी आ गई है, कैमरे के पीछे जो कह सकते कि खटास आ गई है, ग्रुपिज्म आ गया है कि मेरा बंदा काम करे, जो मेरी वाह करता है, जो मेरे पैर छूता है, मेरे घर में झाड़ू लगाता है, वो बंदा काम करे। आप देखिए ना, फिल्म आप देखते हो, आप कितना आपको लगता है कि यार क्या गलत कास्टिंग हो गई है, क्या गलत काम हो गया है,
गाना सही नहीं गा रहा कोई सिंगर, भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भले काम मत दो। जी। मेरी तरह कई ऐसे लोग हो गए, या मेरी तरह नहीं मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, वो भी बेचारे घर बैठे। आप राजीव श्रीवास्तव को किसी फिल्म में देखते हैं क्या, मुझे बताइए, देखते हैं? जी। कई ऐसे उससे ज़्यादा टैलेंटेड कलाकार हैं। विदेशी को बुलवाएंगे, विदेश के कलाकारों को बुलाएंगे, यहाँ से बुलाएंगे, वहाँ से बुलाएंगे, लेकिन टैलेंटेड कलाकारों को क्योंकि क्राइटेरिया जो है सिर्फ आर्ट नहीं रहा है, चापलूसी भी आ गई है। सच बोलोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। आई डोंट लाइक सच थिंग, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हैं। जी। तो सच का सामना अगर नहीं, और हम कोई मैं तो सचमुच किसी के बारे में गलत नहीं बोलता हूं, जो सच है वो बोलता हूं, और उसमें भी बहुत कम बोलता हूं, लेकिन कम से कम अगर आप जिंदा हो। मतलब जितना आप बताते हैं उससे भी ज्यादा गंदी है इंडस्ट्री। बिल्कुल है, आपको तो पता है आप इस लाइन के क्षेत्र के, और जो देखने वाले वो तो उल्टा, अभी जो लोग देख रहे हैं इंटरव्यू, अरे यार ये तो वो बात बता ही नहीं रहा है, वो बात वो भी तो बोलो, ऐसा बोलने के लिए अभी कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे आपको। जी। मैं तो उतना भी नहीं बोला, क्योंकि हमको क्या जरूरत है किसी का, जो मोटा मोटी बात है कि अच्छी चीज बननी चाहिए। दर्शकों का भाई एज एन आर्टिस्ट दर्शकों का, स्टेज का सम्मान करना चाहिए। बड़े से बड़ा कलाकार क्या बोलता है कि जो कला है, जो फन है, वो ऊपर वाले की देन है। जी। जो ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की, जिस भगवान जिसे कह सकते हैं, तो भगवान की देन के साथ में आप कैसे गंदगी कर सकते हो? मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी आप कैसे कोई गंदी सोच कैसे ला सकते हो? ये मेरा सवाल पूछना है। और जब मैं पूछता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि मैं अपने काम में नहीं करता हूँ। तो मैं ये ऐसा नहीं कि मैं खुद कर रहा हूँ और लोगों को समझा रहा हूँ। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, लोगों बोलता कि सिगरेट मत पी रहा, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ। जी। मैं खुद सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मैं लोगों को बोलूँगा भाई मत पीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मत पीजिए। मैं खुद शराब नहीं पीता हूँ। तो ये लाइन वाले क्या है अपने, कुछ लोग, सभी नहीं कहता हूँ, सबको प्लीज़ ऐसा सबके लिए मत बोलिएगा। कुछ लोग क्या है, खुद गंदगी कर रहे हैं, खुद चीज़ें कर रहे हैं, और अच्छा करने वालों को और समझाने वालों को दागदार कर रहे हैं। अब जैसे स्टैंड अप की बात कर रहा हूँ, कई लोग गाली गलौज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उनके सो कॉल्ड चाहने वाले हमें बदनाम कर रहे हैं। जो हम अच्छी बात कर रहे हैं, हमें रोज उनकी तरफ से कमेंट्स आते गंदे गंदे। मैंने कहा भाई करते रहो, हमने तो अच्छी चीज़, हम इस दबाव में, इस चीज़ में खामोश रह के गलत चीज़ को तो प्रमोट नहीं कर सकते ना भाई। पहले का जो सिनेमा था, जो आज का सिनेमा है, कितना अंतर मानते हैं उसमें? देखिए, पहले के सिनेमा में 90% सब चीज़ें अच्छी होती थी, 10% खराब होती थी। जी। आज 10% अच्छा है, 90% खराब है। ये थोड़ा चेंज आ गया, क्योंकि पहले जैसे बिग बॉस का कैसे करके था, फर्स्ट सीजन में लोगों को पता नहीं था कि झगड़ा भी टीआरपी होती है, फला भी टीआरपी होती है। जी। अब आज आपको बुलाएंगे, मुझे बुलाएंगे, तो आप दिमाग में यही रखे जाके कि पहले एपिसोड में झगड़ा कर रहा है। जब तो लोग नोटिस करेंगे। तो जब पता चलता था लोगों को ना कि इस लाइन में, इस प्रोफेशन में पैसा भी है। आज यूट्यूबर्स लाइव शोज नहीं कर सकते, जी। लाइव शोज में पब्लिक के सामने परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सामने वैसा कंटेंट नहीं है, और वो धैर्य, वो हिम्मत नहीं है। एक छोटे से हॉल में यहाँ पे एक माइक खड़ा करके अपने लोगों को बिठा देना, रिटेक करना, जो बेस्ट चीज़ है वही रखना, और वैसा वीडियो बनाकर डाल देना, वो तो कोई भी कर सकता है। कैमरा जहाँ आ गया, कहते हैं कि कैमरा सच बोलता है, लेकिन तुम कैमरे का भी गला घोट के बैठे हो, वो कहाँ से सच बोलेगा? अब कैमरे में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाते, अब कमरे में क्या हो रहा है वो दिखाते। तो वो सब कमरे के अंदर की चीजें हैं। हाँ, और वो भी जनता है उसे देखना पसंद करती है, और वो भी एडिट वगैरह करके अपने हिसाब से डालते हैं। जी। तो मैं यही कहता हूँ कि कैमरे को छोड़ दो और फिर जो करते हो दिखा दो। 100 रिटेक करके तो यार, जैसे अक्षय कुमार ने कहा कि अरे 200 फिल्में करने के बाद तो अब तो पत्थर भी एक्टिंग कर लेगा जो मैं कर रहा हूँ, खुद ही बोलते बेचारे, अच्छी बात है। तो ऐसे कई लोग हैं जो करते करते, अब जैसे भांजे को एक्टिंग के लिए दे दिया, भतीजे को दे दिया, पहले में उसने रिटेक से अच्छा कर लिया, रिटेक कर करके कहीं एक सीन में अच्छा कर लिया और उसकी जगह हिट हो गई, जी। तो फिर तो हमारे छाती पे आएगी ना भाई स्टार बन के। फिर तो लोग भी, दुनिया भी, फिर धीरे धीरे किसी का मेकअप, किसी का कपड़ा वाला अच्छा लगने लगता है आदमी। तो वो उस चक्कर में टैलेंटेड लोगों को कैमरे के सामने जाने के लिए, ऑडिशन का जो फ्रॉड है, ऑडिशन में कितना फ्रॉड चलता है, ऑडिशन में खुला फ्रॉड चलता है। वो प्रोडक्शन की तरफ से पैसा ले लेंगे ऑडिशन का, और जो ऑडिशन के लिए लोग आ रहे हैं उनको समोसा, चाय के लिए, सबके लिए वो पूरा लिस्ट बनता है कि 100 लोग आएंगे
तो 100 समोसा 100 चाय। ऑडिशन के कलाकारों की इज्जत करो, बेचारे कलाकारों की, और प्रोडक्शन देती भी है। ये ना चाय पूछेंगे ना पानी पूछेंगे, धूप में खड़े रखेंगे, ये करेंगे वो। और सिलेक्ट किसको करेंगे? रमेश कल ऑडिशन है आ जाना, ठीक है, निशा कल ऑडिशन है आ जाना। अपने लोगों को बोला कि आप वो बेस्ट लोगों का ऑडिशन पेश करेंगे कि इनमें से किसको, तो प्रोड्यूसर बोलता कि जाहिर सी बात है इसको कर दो, ये बेस्ट है। फिर भी चुनाव तो उसका ही अपना गया ना, क्योंकि प्रेजेंट तो ये दिखावा है, बहुत बड़ा। चीजें पहले से बना ली जाती है, उसके बाद हाँ। सिर्फ एक नाटक किया जाता है, लोगों को बुला करके परेशान करना। सिलेक्शन पहले हो चुका है। हाँ, 90% ऐसे ही होता है। इक्का दुक्का कुछ ऐसा होगा तो गुंजाइश हर जगह पे होती है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि पहले 10% ये फ्रॉड होता था, पहले भी होता रहा होगा 10%, अभी ये 90% हो गया। तो इसमें रह जाते हैं टैलेंटेड लोग। और टीवी के शोज भी मैं देखता हूँ, अभी कॉमेडी शो में भी हमको सुनने में आता है कि आपका पत्ता कटवा दिया, आप थे उसमें, आपको निकलवा दिया जी। तो ऐसा सुनने में आता। मैंने कहा भाई अब फिर कैसे, आप कैसे उम्मीद करोगे कि सही चीज़ बने? मैं कहता हूँ मुझे नहीं, मेरे भी किसी भी टैलेंटेड आर्टिस्ट को बुलाइए, आप उसका टैलेंट का यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आप ही का काम अच्छा होगा। लेकिन नहीं, अच्छे आर्टिस्ट को नहीं बुलाएंगे, बुरे आर्टिस्ट से उससे एडिट कर करके रिपीट कर करके तो उससे करवा लेंगे, तो करिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसे अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? देखिए, माध्यम तो कोई भी बुरा नहीं होता अबीर भाई जी। आप किसी भी मंच पर जाइए जहाँ कैमरा लगा है या जहाँ ऑडियंस बैठी हो, अच्छा ही है। ओटीटी में सबसे अच्छा बेनिफिट इनको मिला था कि आप अपने मन की बात और अच्छी बात कर सकते हैं जी। लेकिन उन्होंने मन की बात में सास का ससुर से, सास का बहू से, भाई का उससे, चचेरी बहन से, फला, ऐसे सब इस टाइप के कंटेंट करने शुरू कर दिए। तो इस पे सेंसर बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए? इसमें सेंसर बोर्ड नहीं है ना, ओटीटी पे बनना चाहिए ना। आप लोग, आप जैसे लोग वो बनेगा, देश फॉलो करता है, उनको आवाज उठानी चाहिए। नहीं, मगर सेंसर जिसमें है वो भी क्या कर रहा है? सेंसर फिल्मों में तो सेंसर है ना, फिर भी गैंग्स ऑफ वासेपुर तो आ गई ना, गाली गलौज वाली फिल्म। जी। लेकिन आप क्या चाहते हैं, अगर कोई किडनैपर है, किसी बच्चे को किडनैप कर लेता है, उसके माँ बाप को बोलेगा महाशय आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए वरना मैं आपके बेटे की हत्या कर दूं, हाँ, प्यार से तो नहीं बोलेगा ना वो। देखिए, सेल्फ सेंसर होना चाहिए, आपके अंदर शर्म होनी चाहिए। अगर आपके अंदर बेशर्मी है तो कहीं भी दिखेगी। 4 लोगों में अगर बेशर्म आदमी खड़ा हो दिखेगा ही दिखेगा। और अच्छा आदमी भी उसके प्रभाव से, उसके बर्ताव से लगेगा नहीं बंदा ये संस्कारी बंदा है, उसके बातचीत से पता चल जाएगा जी। तो सेल्फ सेंसर होना चाहिए। आपको कोई कट करे, आपको कोई समझाए, आपको कोई बताए तभी आप सुधरोगे क्या? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एक ऑडियंस आपको देखने को तैयार है तो उस ऑडियंस के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे आपका घर चल रहा है, जैसे आपका परिवार चल रहा है, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट साफ सुथरा ही होना चाहिए, क्योंकि ये कला है। कला माँ सरस्वती की देन है, ऊपर वाले की देन है। आज रफ़ी साहब क्यों जिंदा है हमारे बीच? क्योंकि वो हमेशा मानते थे कि मेरी जो आवाज़ है ऊपर वाले की देन है। लता मंगेशकर जी, आज रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, ये सारे लेजेंड्स, आज दिलीप साहब, इन्हें वक्त नहीं मिला सकता। ये खुद अपने आप में आसमान है, ये खुद अपने आप में समय है। इन हर समय ये जिंदा रहेंगे। ये 2-4 जो अपने आप में करने के लिए जो लोग आए और अपनी मर्जी चलाने वाले, तो वो जब अपनी ही मर्जी से कर रहे हो, किसी की चिंता ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी चिंता कौन करेगा? जब आप किसी की सुन नहीं रहे हो तो फिर आपकी कौन सुनेगा भाई? सभी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब आज उम्र के इस पड़ाव पर हैं और अभी भी वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, काम करते रहते हैं। उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की आवाज में आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को कोई संदेश? देवियों सज्जनों, ये जो महाशय है, ये इनका नाम है आमिर खान। नहीं 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 नहीं, आमिर खान नहीं, नहीं 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 नहीं। आमिर खान तो करोड़पति है, लेकिन ये अपने पत्नी के पति है। हाय, शादी नहीं हुई सर मेरी, होने वाले पत्नी के पति है। हाय, आपको भी ऐश्वर्या मिलेगी, क्योंकि आप मेरे लिए अभिषेक की तरह है, मेरे बेटे की तरह है। ये बंदा जो है
अपना काम ईमानदारी से किया जा रहा है। इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं तो कहता हूं भैया इनसे प्यार कीजिए। हाय मेरे अंगने में तुम्हारा ही काम है। मेरा अंगना जो है आपके लिए खुला हुआ भैया, आ जाइए। हाँ तो ये थे हमारे साथ हंसी के बादशाह सुनील पाल साहब। इनका कहना है कि कामयाबी के रास्ते भले ही मुश्किल हो सकते हैं, मगर उनको शॉर्टकट मत बनाइए। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाए जो आने वाला फ्यूचर आपका खराब कर दे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द आमिर खान शो। जय हिंद।